हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 5.8 हम स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी पिछले वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ ली थी, समझ लिया था और उन पर एक एक एग्जाम्पल भी कर लिए थे। बाकी मीन वैल्यू थ्योरम में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो पिछली क्लास में मैं बताना भूल गई थी, जो कि मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ। हालांकि मैंने बोला था कि ये मैं आपको क्लियर करूंगी, बट समझाते समझाते मैं आगे बढ़ गई और ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर नहीं किया, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। बाकी पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम बता देती हूँ कि क्या क्या कहती है हमारी रोल्स थ्योरम। तो देखिए, जो हमारी रोल्स थ्योरम है, अगर उसकी बात करें तो इसमें एक हमारा फंक्शन होता है जो क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर डिफाइन होता है, जिसकी जो कंडीशंस होती है ये क्या होती हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, फंक्शन की वैल्यू ए पर फंक्शन की वैल्यू बी पर इक्वल होनी चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट सम सी belongs to open interval a b such that f dash c equal to 0। तो इसको तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था कि f dash c का मतलब क्या है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट c इक्वल टू 0 होगा ही होगा, यानी यहाँ पर एक पॉइंट c ऐसा होगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। ये आपने पिछली क्लास में समझ चुके हैं। फिर हमने मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ी थी, तो मीन वैल्यू थ्योरम में ये दोनों जो कंडीशन थी ये तो बिल्कुल सेम थी, तो यहीं पर मैं चेंज कर देती हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी यही है कि फंक्शन सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर डिफाइन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। बट ये वाली जो कंडीशन है ये नहीं है। अब ये क्यों नहीं है इसमें, ये मैं आपको समझाने वाली थी, जो कि मेरे दिमाग से स्किप हो गया और मैं बताना भूल गई। सो ये दो कंडीशन अगर होती हैं देन ठीक है, तो यहां पर मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, तब यहां पर एक पॉइंट सी ऐसा रहेगा कि उसकी कंडीशन रहेगी एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी जो है ये तो आपको पता है कि ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ये क्या चीज है हमारी, ये हमने पढ़ा था कल ही। ये हमारा पॉइंट ए, यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ये बी, ठीक है। और अगर इस पॉइंट ए पर हम फंक्शन की वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, और इस पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू देखी जाए तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी। क्लियर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर अगर हमारा जो फंक्शन है आप देख पा रहे हैं ए टू बी कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी हो गई, ठीक है, तो कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, तब यहां पर एक पॉइंट सी ऐसा जरूर रहेगा जिससे अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो सीकेंट होती है उसके पैरेलल आएगी। यही बताया था मैंने, ठीक है। अब अगर इसके हिसाब से बात करी जाए तो इसके हिसाब से बात करी जाए तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये क्या है, स्लोप ऑफ सीकेंट। देखें जरा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका क्या था, ए एफ ऑफ ए, सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू ए है और जो वाई होता है हमारा वो क्या होता है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही तो होता है, ठीक है। तो ए एफ ऑफ ए, ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो बी एफ ऑफ बी, ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ सीकेंट के। यहां पर ये बोला जा रहा है, अगर मैथमेटिकली देखें और अगर ग्राफिकली देखें तो यहां पर ये जो हमारी टेंजेंट है ये किसके पैरेलल आ रही है, हमारे सीकेंट के। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो हमारी सीकेंट लाइन बन रही है उसके पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो ग्राफिकली यहां पर देख पा रहे हैं कि ये टेंजेंट इस सीकेंट के पैरेलल है, और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ सीकेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी था हमारा रोल्स थ्योरम है, बट यहां पर नहीं, आप क्लियरली देखें ये हमारी वैल्यू आ रही है एफ ऑफ ए की और ये आ रही है एफ ऑफ बी की, तो क्या ये इक्वल है,
नहीं, तो मीन वैल्यू थ्योरम में ये इक्वल नहीं होंगे, ये आपने यहाँ पर क्लियरली देख लिया। एफ ऑफ ए आ रहा है हमारा यहाँ पर और एफ ऑफ बी आ रहा है हमारा यहाँ पर। क्लियर, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें थी जो स्किप हो गई थी मेरे दिमाग से, तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे और लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सो एक्सरसाइज 5.8 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला जा रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू -4 2। तो सबसे पहले तो देखिए फंक्शन हमको ये दिया हुआ है और हमको यहाँ पर रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले जो नेसेसरी कंडीशंस है वो 3 कंडीशंस है हमारी, कि हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल, जो भी क्लोज इंटरवल दिया, देखो एक्स की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू मतलब ये इसका डोमेन है, ठीक है। और रेंज क्या होती है हमारी, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। हमने रोल्स थ्योरम जब पढ़ी थी तभी हमने देखा था कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, हमको दी है a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 2, ठीक है, और कहाँ तक, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये तो हमारा फंक्शन है डिफाइन यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो a की वैल्यू है वो है -4 और b की वैल्यू है 2, हमने साइड में पहले ही लिख लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बात करते हैं कि अगर इस फंक्शन की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन जो है ये हमारा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो देखिए जब हमने एक्सरसाइज 5.1 करी थी तब हमने इसको प्रूव भी करा था कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन रहे वो, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो फॉर ऑल रियल नंबर ये कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक। ये हमने पढ़ा था जब हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी। फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा फॉर ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर इसको हमको यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यहाँ पर तो -4 to 2 तक का हमको इंटरवल दिया है, तो सीधी सी बात है कि सारे रियल नंबर के लिए जब कंटिन्यूस है तो इस इंटरवल के लिए तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहली चीज f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -4 to since f is a polynomial function। ठीक है, तो रीजन आपको देना है कि कंटिन्यूस है, बट क्यों है, क्योंकि जो f हमारा फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या आती है, डिफरेंशिएबिलिटी की। सेम रीजन यहाँ पर देना है कि जो हमारा फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये डिफरेंशिएबल होगा। अब आती है तीसरी चीज, रोल्स थ्योरम में हमारा फंक्शन की वैल्यू a पर और फंक्शन की वैल्यू b पर ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो f ऑफ a फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो a क्या है हमारा -4, अब फंक्शन क्या है हमारा x² प्लस 2x माइनस 8। तो x की जगह पे क्या रखेंगे -4, तो x² -2x प्लस 2x सॉरी और -8, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 4 जार हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस 16 और 4 2 जार -8, तो ये हो जाएगा प्लस का 16 माइनस का 8 माइनस का 8, ये हो जाएगा 0, -8 -8 -16, ठीक है। इसके बाद f ऑफ b, तो b की वैल्यू कितनी है 2, तो x की जगह पर रखना है 2, तो 2² प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो 2 2 जार 4 प्लस 2 2 जार 4, 4 प्लस 4 आ गया 8 माइनस 8, ये भी क्या आ गया 0। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि f ऑफ a की वैल्यू भी 0 है, f ऑफ b की वैल्यू भी 0 है। सो देयरफॉर आपका f ऑफ a कितना है -4, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, ठीक, समझ में आ गई बात। तो जब तीनों चीजें यहाँ पर हमारी आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई अब कर सकते हैं। ये 3 चीजें तो ऐसी हैं कि जो सबसे पहले हमको चेक करना है, अगर इन 3 में से कोई एक भी चीज यहाँ पर फुलफिल नहीं होती है, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर रोल्स थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये 3 चीजें होना सबसे पहले जरूरी है रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों चीजें आएंगी। सबसे पहले तो पहली चीज देखो, अगर पहली चीज नहीं हो रही है ना तो वहीं पर हमारी जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगी। जब पहली चीज नहीं हो रही है तो दूसरी तीसरी चीज अगर होती भी है तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे रोल्स थ्योरम अब हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है।
सो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सम सी, और सी किसको बिलोंग करेगा, आपके ओपन इंटरवल जो ए और बी की वैल्यू दी है -4, 2 को, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर। तो ये कंडीशन है आपकी, समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब फंक्शन का सबसे पहले तो डेरिवेटिव फाइंड करिए। तो आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x² + 2x - 8। फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। तो एफ डैश एक्स आ गया आपका 2x + 2, ठीक है। अब टेकिंग x इक्वल टू c, और अगर नहीं भी लेंगे तो अगर x की जो वैल्यू आएगी वही आपका पॉइंट रहेगा c। समझ में आ रही बात। तो जरूरी नहीं है कि आप x इक्वल टू सी पुटअप ही करें, मैं इसलिए कर रही हूं ताकि आपको सीधा सीधा c की वैल्यू आ जाए। अदरवाइज अगर यहां से आप x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे तो वही x की वैल्यू जो रहेगी वही आपका रहेगा वो पॉइंट, ठीक है, जिस पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, अकॉर्डिंग टू हमारी रोल्स थ्योरम। तो x की जगह पे अगर हमने c रखा तो ये क्या आ जाएगा आपका एफ डैश सी इक्वल टू 2c + 2। देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव आया एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x + 2। अगर x की जगह पे हमने c पुटअप करा तो एफ डैश सी इक्वल टू 2c + 2, ये आ गया। बट अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो ये दोनों तो इक्वल है, तो आपस में ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू 2c + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2c इक्वल टू -2, तो c इक्वल टू आ जाएगा -1। तो आप c की वैल्यू देखिए, क्या -1 बिलोंग कर रहा है आपके -4 to 2 को, बिल्कुल कर रहा है। तो -4 और 2 के बीच में आ रहा है -1, तो बिल्कुल आएगा। बस बात यही खत्म हो गई कि हाँ यहाँ पर एक पॉइंट C ऐसा जरूर होगा जो कि -4, 2 को बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो यहाँ पर दी है उस कंडीशन के हिसाब से ही तो हमने ये वैल्यू फाइंड करी। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर आपको लिखना है हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक, क्लियर। तो इस तरह से मैं बना देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इसके बाद ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर एक सीधी सीधी बात बोली गई है कि यहाँ पर अब आप देखें फंक्शन आपका आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमारा, ये कंटिन्यूस नहीं होता, फॉर ऑल रियल नंबर तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जैसे इंटीजर्स आते हैं वहीं पर आपका जो फंक्शन का ग्राफ आप देखेंगे तो ब्रेक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रल वैल्यू पर तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। अब सीधी सी बात है कि भाई जब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, मतलब पहली जो कंडीशन है आपके रोल्स थ्योरम की वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसमें जो रोल्स थ्योरम है वो ट्रू प्रूव नहीं हो पाएगी, यानी वेरीफाई आप नहीं कर पाएंगे। तब उस कंडीशन में यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या इसकी कन्वर्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। तो कन्वर्स का मतलब क्या है? तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिया है, जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम इसके जैसा ही आपको करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैं इसके लिए करा रही हूँ वही सेम चीज करना है, सिर्फ आपको जो इंटरवल है उसमें चेंजेस कर देने हैं, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, तो वो आपको करना है और एज एन कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ इंटरवल को आपको चेंज कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आती है, आपको ये चीज पता है कि जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, हमको ये चीज पता है कि अगर आप इसमें, हमारा जो इंटरवल है वो क्या है 5 to 9 है, ठीक है। तो अगर आप इसमें 5 रखते हैं तो ये आपको 5 देगा, 5.1 रखते हैं
तब भी आपको ये 5 देगा। 5.2 रखेंगे तो भी 5 देगा। 5.9 तक जो भी वैल्यू रखेंगे वो आपको 5 देगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें 6 रखेंगे, जैसे ही आप इसमें 6 रखेंगे ये आपको 6 देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ में भी आप देख पा रहे हैं कि x की प्लेस पर आप 5 रख रहे हैं तब भी 5 दे रहा है, और 5 से लेके 5.9 तक यहां तक देखें तो आपको ये 5 ही दे रहा है। लेकिन जैसे ही आपने x की प्लेस पर 6 रखा तो यहां पर देखिए ये मैंने क्यों बनाया है कि 6 पर 6 नहीं, 6 पर यहां पर जाएंगे तो ये 6 वैल्यू दे रहा है। और फिर 6 से लेके 6.1 से लेके 6.9 तक आप जो भी वैल्यू रखेंगे ये आपको 6 ही देगा। तो यहाँ पर देखें आप, आपका फंक्शन यहाँ से ब्रेक हो गया। 6.6 से लेके 6.9 तक ये आपको 6 दे रहा है, लेकिन जैसे ही फिर आप 7 रखेंगे ये फिर ब्रेक होके यहाँ पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ग्राफ से ही आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू मतलब कि जैसे ही 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, बाकी 9 तक तो ये है ही, तो 9 इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो 9 पर भी ये ब्रेक होगा। ये ऐसे कर लीजिए, इसको इतना ही है, ठीक है। 9 पर भी ये ब्रेक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटीग्रल वैल्यू है उन पर तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, और जब कंटिन्यूअस नहीं है मतलब यहाँ पर जो रोल्स थ्योरम है ये एप्लीकेबल नहीं है। इतनी चीज आपको लिख देनी है। दूसरी और तीसरी चीज चेक करने की आपको जरूरत है ही नहीं। और फिर भी अगर आपको समझना है तो मैं आपको समझा देती हूँ कि सीधी सी बात है, अगर डिफरेंशिएबल की भी बात करें कि ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल ये नहीं होगा। यहाँ पर कई पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जिन पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, बट कई सारे पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन हमको क्या बोला गया है कि क्लोज इंटरवल में तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर डिफरेंशिएबल ना हो। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जहां पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 5 और 9 के बीच की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इनके बीच में ही कई ऐसे सारे पॉइंट होंगे जहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन हमको यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि 5 to 9, 5 और 9 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं सभी के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बट यहाँ पर कई सारी ऐसी वैल्यूज आ रही है जिन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं, 5 और 9 के बीच में ही, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्लोज इंटरवल 5, 9 के लिए। ठीक, क्लियर। और कंटिन्यूअस तो है ही नहीं, आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा कैसा होता है कि भाई या तो बिल्कुल ऐसा रहे, ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू चलना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये तो ब्रेक हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, जो इंटीग्रल वैल्यू है वहां पर। ठीक, क्लियर। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख देते हैं। ये तो मैंने आपको रफली समझाया कि कंटिन्यूअस क्यों नहीं है और डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। क्लियर, चलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 5, 9 में कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन 6 पर नहीं, 6 पर ये ब्रेक हो गया। ठीक, 6 पर नहीं है, फिर 6 से लेके 6.9 तक कंटिन्यूअस है, फिर 7 पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही लिखा कि f इज नॉट कंटिन्यूअस एट सम इंटीग्रल वैल्यूज। चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, जो इंटीग्रल वैल्यू है वो क्या क्या है आपकी, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, ये वो वैल्यू है जहां पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, 6 पे नहीं है। फिर जैसे ही यहाँ पर 7 पर गए तो 7 पर नहीं है, फिर 7 पर ब्रेक हो गया, फिर 8 पर गए तो 8 पर भी ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पर भी देखा तो जैसे ही 8 से 8.9 तक तो है, लेकिन जैसे ही 9 पर गए तो फिर 9 पर ब्रेक हो गया। ये समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर कुछ इंटीग्रल वैल्यूज हैं जिन पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सेकंड की बात करें तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको वही क्लियर कर रही हूं कि मान लीजिए यहां से लेके यहां तक आपका डिफरेंशिएबल है, बट यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यहां पर नहीं। ठीक है, सेम वही कंटिन्यूअस के लिए है कि 6 पर नहीं है, 7 पर नहीं है, 8 पर नहीं है, 9 पर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि पूरे की पूरी इन वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, पूरी की पूरी इन वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी है जिन पर कंटिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक, अब
थर्ड चीज़ क्या आती है, हालांकि ये तीनों चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, पहली चीज़ में आपको ये क्लियर हो गया कि आपके जो रोल्स थ्योरम है ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एफ ऑफ ए, मतलब कि एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5, ठीक है। एफ ऑफ बी की बात करते हैं, बी कितना है आपका 9, तो यहाँ पर अगर आप 9 रखते हैं तो आपको 9 मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 9। तो तीनों कंडीशन को देख लें, इनमें से एक भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब जब एप्लीकेबल नहीं है तो सी पॉइंट की कोई बात ही नहीं है। अब बात आती है, इन्होंने आगे बोला है कि यहां पर हमको क्या बोला गया है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोल्स थ्योरम ऑफ दिस एग्जाम्पल। यानी कि यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन दिया है इसकी अगर हम बात करें तो इनका कहना ये है कि क्या आप इसके कन्वर्स की बात कर सकते हैं। तो अगर कन्वर्स की बात करें अपन, तो कन्वर्स का मतलब क्या है, कन्वर्स का मतलब ये है बिल्कुल इसका उल्टा। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होती, मतलब यहां पर क्या होता, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता, ठीक है। तो यहां पर कन्वर्स का मतलब ये है कि इफ देयर एग्जिस्ट कन्वर्स का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट सी है जो 5 9 से बिलोंग कर रहा है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 है, तो ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अभी हमने देखा फंक्शन तो हमारा यही है ना, फंक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना। तो अभी हमने देखा कि भाई ना ही ये कंटिन्यूस है, ना ही ये डिफरेंशिएबल है, और ना ही एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। सो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो कन्वर्स है ये भी यहाँ पर ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर बस इतना ही हमको लिख देना है कि कन्वर्स में है इफ देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू 5 9 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, बट वी कैन सी दैट, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और उसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। सी दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो हमको तो रीजन देना है, अब हो सकता है आप इसको कुछ अलग अप्रोच के साथ सॉल्व करें, अलग तरीके से सॉल्व करें, लेकिन यहाँ पर बस हमको इतना बोला जा रहा है कि पहले तो आप ये बताइए कि रोल्स थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है नहीं, वेरीफाई करिए। अब अगर मान लो यहाँ पर वेरीफाई नहीं हुई है तो हमको बोला गया कि इसके कन्वर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो कन्वर्स का मतलब ये है उल्टा, अगर ये तीनों सेटिस्फाई होती है मतलब एफ डैश सी इक्वल टू 0, और उल्टे का मतलब कन्वर्स का मतलब अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। बट हमको दिख रहा है भाई फंक्शन तो आपका चेंज नहीं हुआ ना, फंक्शन वही है। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई पॉइंट सी ऐसा है भी जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू ए पर और बी पर भी इक्वल नहीं है, सो यहाँ पर हमने वही लिख दिया कि वी कैन सी दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस 5 9, प्रॉपर लिख लीजिएगा कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस ऑन 5 9, नॉट डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 5 9, एंड f of 5 is not equal to f of 9. So converse of Rolle's theorem is not true. क्लियर, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है हमको, यहाँ पर ये भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, दैट्स इट। क्लियर, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपको खुद से करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ जो इंटरवल दिया हुआ है सेकंड में वो इंटरवल आपको चेंज करके लिख देना, दैट्स इट, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमको ये बोला गया था कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये
इसमें आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना था, ठीक है, और इसके कन्वर्स के बारे में भी हमको यहाँ पर बात करना था। तो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि भाई हमारा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हमको ये चीज़ पता है पहले से, ग्राफ आप देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की बात कर रहे हैं तो भाई ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये कंटिन्यूस तो है ही नहीं। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं जब हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी एक्सरसाइज 5.1 में, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। कहाँ कहाँ नहीं है तो आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई 5 से लेके 5.9 तक कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे 6 आता है तो 6 पे डिसकंटिन्यू हो जाता है। फिर 6 से 6.9 तक कंटिन्यूस है, 7 आया तो 7 पे डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि हमको जो वैल्यूज दी है वो सिर्फ 5 और 9 की ही दी है, ठीक है, 5 9 के बीच में 5 और 9 भी इंक्लूड है इसमें। फिर हमने देखा कि यहाँ पर भी कंटिन्यूस नहीं, तो यहाँ पर हमने यही देखा कि भाई कुछ जगह पे तो कंटिन्यूस है लेकिन कुछ जगह पर नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस तो पूरे के पूरे इसके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने वही लिखा कि f इज नॉट कंटिन्यूस दिस सिंस f इज नॉट कंटिन्यूस एट सम इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। फिर देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट हमको डिफरेंशिएबल चाहिए पूरे इन वैल्यूज के लिए, ठीक, तो नहीं है डिफरेंशिएबल भी। फिर हमने भाई एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी फाइंड किया तो वो भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो रोल्स थ्योरम की तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं हो रही, हालांकि एक भी नहीं होगी तब भी ये वेरीफाई हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, अब एप्लीकेबल ही नहीं है। फिर इन्होंने बोला कि कन्वर्स की बात करिए, आप कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, तो कन्वर्स का मतलब तो यही है कि अगर डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो यहाँ पर एक पॉइंट सी होगा एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो इसका उल्टा कर लीजिए आप बिल्कुल, कि अगर कोई पॉइंट सी है एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो आपका जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। बट हम खुद देख रहे हैं फंक्शन तो हमारा यही है कि भाई फंक्शन जो है ना तो कंटिन्यूस है, ना ही डिफरेंशिएबल है, और ना ही एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ये इक्वल नहीं है। सो बस बात खत्म। सो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू, दैट्स इट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी लिख लीजिए, ए बी और ए सी, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये हो गया है, सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर भी वही चीज करनी है कि भाई अगर यहाँ पर एप्लीकेबल होती है रोल्स थ्योरम तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो हमको क्या करना है, इसका कन्वर्स भी चेक करना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखें फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक। और जो फंक्शन ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है, फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल 1 2 से ऑल रियल नंबर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे इसकी कंटिन्यूटी, तो भाई ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल नंबर, बट जो इंटरवल दिया है उसी में हमको लिखना है ना। तो एफ इज तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड करते हैं हम। तो एफ ऑफ ए कितना है 1, तो एफ ऑफ 1 फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ एक्स की जगह पे 1 रखा तो 1 स्क्वायर माइनस वन, तो 1 माइनस वन 0। अब एफ ऑफ बी फाइंड करते हैं, तो बी कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ एक्स की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस वन, 2 2 4 4 माइनस वन 3। तो भाई यहाँ पर तीसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। इसका क्या मतलब हुआ कि एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो भाई यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 जरूरी कंडीशंस हैं आपकी, तभी जाके रोल्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकती है। तो तीनों में से अगर एक भी नहीं हुई मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ लिखेंगे तो मतलब यहाँ पर एप्लीकेबल तो नहीं है। अब एप्लीकेबल नहीं है मतलब इसके कन्वर्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, चलिए कर लेते हैं। तो कन्वर्स की अगर हम बात करें तो वही बात है,
कन्वर्स की बात करें तो इफ देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू 1 2 सच दैट f डैश c इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर क्लोज इंटरवल 1 2 डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 2 एंड f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो हालांकि यहाँ पर हमको क्लियर दिख रहा है कि जो कन्वर्स है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, बट अब क्योंकि ये दो कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही हैं तो यहाँ पर हम करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एफ डैश सी का मतलब ये कि सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x। क्लियर। अब x की जगह पे अगर आप c पुटअप कर देते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू 2c। ठीक है, और एफ डैश सी इक्वल टू 2c और उसके हिसाब से क्या है एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, मतलब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो 2c इक्वल टू 0 और आप देखेंगे c इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो अब ये जो 0 है यानी c की जो वैल्यू है ये किसको बिलोंग करनी चाहिए, इसको। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो 0 है क्या इससे बिलोंग कर रहा है, आप नंबर लाइन बना लीजिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये ओपन इंटरवल यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यूज हैं वो ही इसमें इंक्लूड रहेंगी। आपका 2 भी इंक्लूड नहीं रहेगा, 1 भी इंक्लूड नहीं रहेगा। तो क्या इनके बीच में 0 आ रहा है भाई, नहीं आ रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो भाई यहाँ पर सी इससे बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब सी यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं। अब होगा ही नहीं मतलब कि इसका जो कन्वर्स है ये भी यहाँ पर ट्रू नहीं है। ठीक, बस। तो हालांकि यहाँ पर भी हमको दिख ही गया था। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो बस बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रही, तो इन्होंने ये बोला था कि भाई रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है क्या, आप देख लो। अगर एप्लीकेबल होती है तो ठीक है, अगर एप्लीकेबल नहीं होती है तो आप इसका कन्वर्स देख लो। तो हमने देखा कि भाई रोल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल नहीं हो रही क्योंकि जो तीसरी कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। फिर हमने इसका कन्वर्स करा कि भाई यहाँ पर एक सी पॉइंट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए जिससे कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो हमने कहा ठीक है भाई, फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया। अब एफ डैश एक्स हमारे पास है, तो एक्स की जगह पे सी अगर पुटअप कर देते तो एफ डैश सी मिल जाएगा हमको, और एफ डैश सी इसके अकॉर्डिंग ये है। अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमको सी की ऐसी वैल्यू मिलनी थी जो इससे बिलोंग करे, बट हमको सी की ऐसी वैल्यू नहीं मिली जो इससे बिलोंग कर रही। सी की वैल्यू मिली बट इससे बिलोंग नहीं कर रही है, जो हमको दिया उसी से तो बिलोंग करना चाहिए ना, ओपन इंटरवल 1 2, बट नहीं कर रही है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम है वो भी यहाँ पर ट्रू नहीं है। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है इफ एफ सच दैट क्लोज इंटरवल -5 5 टू रियल नंबर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमको अगर बोला जाता है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो थ्योरम नंबर जो 3 है हमारी, थ्योरम नंबर 3 में हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। इसके उल्टे की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अब ये चीज इसीलिए दी है कि डिफरेंशिएबल दिया मतलब कंटिन्यूअस तो हो ही जाना है। ठीक है, तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, अब डिफरेंशिएबल है मतलब ये कंटिन्यूअस भी होगा। एंड एफ डैश सी डज नॉट वैनिश एनीवेयर। अब डज नॉट वैनिश का मतलब ये कि एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। ठीक है, देन प्रूव दैट f -5 इज नॉट इक्वल टू f5। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास गिवन क्या क्या चीज है, हमको क्या क्या चीज दी हुई है। हमारा जो फंक्शन है वो -5 5 टू रियल नंबर डिफाइन है। ठीक है, और ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। फंक्शन हमारा -5 5 टू रियल नंबर डिफाइन है, डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अब यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि प्रूव करिए कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्योंकि ए यहाँ पर -5 है, बी 5 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये शो करना है। चलिए करते हैं। तो वी हैव टू शो दैट, या वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है भाई, f -5 इज नॉट इक्वल टू f5। ठीक, ये गिवन है,
ये हमको प्रूव करना है। अब चलिए प्रूफ पर चलते कि भाई प्रूव कैसे करेंगे हम ये चीज़। तो जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चलते हैं, यानी कि उल्टा, जो चीज़ दी गई है कि ये नहीं होगी, लेकिन हम क्या लेकर चलते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेट f ऑफ -5 इक्वल टू f ऑफ 5। ठीक, ये चीज़ हमने सपोज कर ली। और दो चीज़ें और हमको दी हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, एंड f इज कंटिन्यूस ऑन -5 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -5। समझ में आ रही बात? हमको ये गिवन है, ये हमको प्रूव करना है, तो हमने इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चल रहे हैं कि लेट f -5 इक्वल टू f5, यानी f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हम लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमको ये चीज़ दी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। अब फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b भी है। तो आपको ये नहीं दिख रहा कि ये आपकी पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है और ये तीसरी कंडीशन है आपके रोल्स थ्योरम की। अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है तो इन तीन कंडीशन से ही होती है। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, देन बाय रोल्स थ्योरम, ये 1 2 3 हटा दीजिए ना, और एक चीज और यहाँ पर हमने लिखी गिवन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया है ना, एंड एफ डैश सी डज नॉट वैनिश। डज नॉट वैनिश का मतलब क्या है कि ये 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना। ये भी चीज़ हमको दी हुई है, इसलिए हमने गिवन में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या करा, देखा कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है। ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। मतलब अगर रोल्स थ्योरम की बात करें तो रोल्स थ्योरम से यहाँ पर एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जो कि -5 से बिलोंग करेगा और एफ डैश सी इक्वल होगा 0 के। बट गिवन दैट हमको दिया क्या हुआ है कि जो एफ डैश सी है डज नॉट वैनिश, तो ये हमने निकाला है, ये हमको दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है कि जो हमने सपोज किया था वो तो गलत हो गया, हमारा जो असम्पशन है जो हमने सपोज किया था वो तो गलत हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग। और असम्पशन हमारा क्या था कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हेंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग, so our assumption is wrong, hence तो हमारा जो असम्पशन ये था, इन दोनों को हमने इक्वल सपोज किया था, ये गलत हो गया। मतलब ये हुआ कि f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। तो बस यहाँ पर हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, खत्म बात। ठीक है, तो जब भी ऐसी चीज आती है तो जो चीज दी हुई है उसी का अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चलते हैं तो हमारा काम बन जाता है। कि यहाँ पर हम लेकर चले थे कि ये इक्वल है, बट जैसी जैसी कंडीशन आई उससे ये प्रूव हो गया कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमको ये दिया हुआ था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कंटिन्यूस है, और ये चीज दी हुई थी कि एफ डैश सी डज नॉट वैनिश। ठीक है, तो हमको प्रूव करना था कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो हमने लेकर चले कि ये इक्वल है और ये इक्वल है, फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो रोल्स थ्योरम से यहाँ पर एक पॉइंट सी होना चाहिए। बट भाई हमको दिया है कि ऐसा तो कोई पॉइंट है ही नहीं, एफ डैश सी डज नॉट वैनिश, तो हमारा असम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। मतलब एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो अभी हमने जो 3 क्वेश्चन किए उनमें हमको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी थी या रोल्स थ्योरम से रिलेटेड ही चीजें थी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। फंक्शन हमको दिया है ये इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी वेयर ए की वैल्यू दी है 1, बी की वैल्यू 4। तो इसकी बजाय हम क्या लिख लें, यहाँ पर 1 और 2 लिख लें और 1 और 4 लिख लें। ठीक, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ए बी, तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 4, 2 ऑल रियल नंबर। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम में भी यहाँ से यहाँ तक ही डिफाइन होती है। ठीक है, अब इसकी पहली कंडीशन ये होती है
कि फंक्शन जो है ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज में तो आप देख रहे हैं कि या तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने देख लिया, लेकिन अगर और फंक्शन दिए जाते तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आप कैसे देखेंगे? तो देखिए जब हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी तब हमने जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन, इनकी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करी थी, ठीक है। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि भाई हमारा फंक्शन कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा डिसकंटिन्यूस है, कौन सा डिफरेंशिएबल है, कौन सा नहीं है। तो ये चीज ऑलरेडी हम स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है उनमें पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। तो वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि ये फंक्शन तो भाई कंटिन्यूस होगा ही होगा, क्योंकि ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यही होगी, ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, सेम इसका रीजन है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए डिफरेंशिएबल भी होगा ही होगा। अब यहाँ पर दो ही चीजें आती हैं, तीसरी चीज तो यहाँ पर आती नहीं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो इक्वल होते नहीं, ये तो अपनी रोल थ्योरम में होती है। एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, लेकिन उस कंडीशन को यहाँ पर हम शो नहीं करते, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट सी ऐसा होता है, देन देयर एग्जिस्ट सम C belongs to open interval 1 4 such that f dash C equal to f of B minus f of A upon B minus A। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल है इसलिए हम यहाँ पर इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो अगर ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है, मतलब आपकी जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इन दोनों कंडीशन के बाद, सो मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एफ डैश सी की बात करें तो एफ डैश सी के लिए सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हमको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4। और क्योंकि LHS में देखें एफ डैश सी है, तो x की जगह पे अगर हम c पुटअप कर देते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2c माइनस 4। ठीक, अब f ऑफ b की वैल्यू, f ऑफ a की वैल्यू और b माइनस a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसी में सारी वैल्यू पुटअप करेंगे हम। तो अब f ऑफ a फाइंड करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है अपनी, 1। तो f ऑफ 1 फाइंड करेंगे। तो फंक्शन हमारा ये है, इसमें x की प्लेस पर 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4 1 जार 4 माइनस 3, 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 6, माइनस का 6। ठीक, अब f ऑफ b की बात करते हैं। b कितना है अपना 4, तो x की प्लेस पर 4, 4 4 जार 16 माइनस 4 4 जार 16 माइनस 3, तो 16 से 16 कैंसिल, ये आ गया अपना माइनस का 3। ठीक, चलिए, तो इसके बाद ये है, फिर इसके बाद यहां कर रहे हैं। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट रही ये, इसमें सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। एफ डैश सी की वैल्यू क्या आई है, 2c माइनस 4, 2c माइनस 4 इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी की वैल्यू है -3, एफ ऑफ ए की वैल्यू है -6, तो -3 माइनस -6। समझ में आई बात, एफ ऑफ बी आया -3, फिर बीच में माइनस, फिर एफ ऑफ ए अपना कितना आया -6 अपॉन बी माइनस ए, तो बी है 4 ए है 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 6 में से 3 माइनस होगा तो आ जाएगा 3 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 1। इसके आगे का यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू 1
प्लस 4, ठीक है, ये माइनस का 4 उस तरफ जाके प्लस का 4, तो c इक्वल टू आ जाएगा 5/2। 5/2 मतलब डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो c की वैल्यू आ गई 2.5। अब आप ये देखिए क्या ये 2.5 आपके 1-4 के ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो बिल्कुल 1,4 के बीच में 2.5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई कि हाँ यहाँ पर एक पॉइंट सी ऐसा जरूर रहेगा जो 1,4 से बिलोंग करेगा, और ये जो कंडीशन है इसी में वैल्यू रखने पर ये वैल्यू आई है, मतलब ये हमारा जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये हो गई वेरीफाई। तो यहाँ लिखेंगे क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सा था, बस आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से चलिए सब हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद फिर मैंने यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक, तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, MVT, मीन वैल्यू थ्योरम, इफ f of x इक्वल टू दिस इन द इंटरवल AB वेयर a 1 है और b 3 है, ठीक है। यहाँ पर आपको हो सकता है सही से नहीं दिख रहा हो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 दी है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1 3 फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या बोला गया कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, और फिर f डैश c के लिए जो c की वैल्यू है वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो वही चीज है कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है या नहीं, ओपन इंटरवल ए बी में, ये दो कंडीशन ही हैं सिर्फ हमारी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो सीधी सी बात है कि भाई जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रही हूँ मैं इसको। शॉर्टकट में लिखा मैंने ना कि जो हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि जो हमारा फंक्शन f है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये दोनों चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब यहाँ पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ लिखेंगे हैंस रोल्स थ्योरम नहीं, सॉरी, मीन वैल्यू थ्योरम, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब अगर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है मतलब कि यहाँ पर C एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि बिलोंग करेगा 1,3 को, सच दैट मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ठीक, क्लियर। तो बस जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही चीज करनी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक लिखना है जैसा हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था। तो चलिए सबसे पहले तो हमारा फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। इसका सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, 5 2 जार 10x माइनस 3, ठीक है, ये आ गया डेरिवेटिव। अब हमको क्योंकि f डैश c चाहिए तो x की जगह पे अगर आप c पुटअप कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ठीक है। अब कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, f ऑफ b और f ऑफ a, ठीक। तो चलिए करते हैं। तो f ऑफ a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है अपनी 1, तो f ऑफ 1, तो यहाँ एक्स टी प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1, तो 5 1 जार 5 माइनस 3 1 जार 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3, तो माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा माइनस 7, या फिर यहाँ पर कर देते हैं तो 1 क्यूब माइनस 5 1 स्क्वायर माइनस 3 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 7, ठीक। एफ ऑफ बी की बात करते हैं तो बी कितना है अपना 3, तो 3 3 जार 9 9 3 जार 27 माइनस 3 3 जार 9 9 5 जार 45 माइनस 3 3 जार 9, तो 45 और 9 हो जाएगा 54, 54 में से 27 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 27, क्लियर। तो ये सारी चीजें आ गई, बस यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है, तो उसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर रहे हैं अब हम, तो देखें जरा। तो f डैश c क्या आया है हमारा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3,
इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी है -27 माइनस एफ ऑफ ए है -7, तो माइनस माइनस +7 अपॉन बी माइनस ए, बी कितना है 3 -1। ठीक, क्लियर। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3c² माइनस 10c माइनस 3। एक काम और कर सकते हैं, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। ठीक है, 3 - 1 2, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, या फिर चलिए अपन कर ही लेते हैं। सबसे पहले तो देखो 27 में से 7 माइनस होगा, बचेगा माइनस का 20 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 10 * 20, 3c² माइनस 10c माइनस 3, 2 10 * 20, माइनस का 10 इस तरफ आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो 3c² माइनस 10c, ये माइनस का 10 इस तरफ आके प्लस का 10। ठीक है, प्लस का 10 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आप चाहें तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। देखो 7 3 = 21 और 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। तो चलिए करते हैं, 3c² माइनस 7c माइनस 3c + 7, तो 7 3 = 21 भी हो रहा है, माइनस माइनस प्लस भी हो रहा है, 7c 3c माइनस 10c इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से अपन c कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3c - 7, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन, तो 3c - 7 इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपना, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो ये हो जाएगा c - 1 3c - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से c की वैल्यू आ गई 7/3। तो 7/3 का मतलब 3 2 = 6, 1 बचेगा, 3 3 = 9, तो 2.3 समथिंग आएगी वैल्यू। मैंने पूरा डिवाइड नहीं किया, ठीक है, 2.3 समथिंग। अब आप एक चीज़ देखें, अब हमारा जो c है ये किसको बिलोंग करना चाहिए 1 3 को। तो आप एक चीज़ देखें, क्या 1 3 को बिलोंग कर रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ 1 देख के आप ये मत सोचिएगा कि ये जो 1 है इसको बिलोंग करेगा, ये ओपन इंटरवल है। अगर क्लोज इंटरवल होता तो हम कह सकते थे। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 और 3 के बीच की वैल्यू इंक्लूड है। तो क्या 1 और 3 के बीच में 1 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जो 2.3 आया है, क्या 2.3 बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 3 को, तो बिल्कुल 1 और 3 के बीच में 2.3 आएगा ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो c की वैल्यू है ये हमको मिल गई 2.3, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट c ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जिसमें f' c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a हो गई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले हमने ये किया, इस तरफ किया, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हमने इसको किया, ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, साइड में लिख लीजिए चाहे तो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमने कर दी, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। अब हमको इसमें एक चीज़ ये बोली गई है अलग से, अब आप सोचेंगे क्योंकि इसका क्या मतलब है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1 3 फॉर विच f' c इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर ना ही हमको रोल्स थ्योरम बोला गया है, ना ही मीन वैल्यू थ्योरम बोला गया, सिर्फ यहाँ पर हमको ये बोला गया था कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करिए, हमने वेरीफाई कर दिया। अब आगे ये बोला जा रहा है कि फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1 3, यानी 1 और 3 के बीच में उन सारी c की वैल्यू को फाइंड करिए फॉर विच f' c इक्वल टू 0। मतलब ये जो चीज़ है इसके हिसाब से हमको c की वैल्यू फाइंड करना है, हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला गया, तो हम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे now we find all c belongs to 1 3 for which f' c इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन है, हालांकि हम पहले ये चीज़ कर चुके हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन है x³ माइनस 5x² माइनस 3x, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x², 5 2 = 10, x माइनस 3। अगर इसमें c पुट अप कर देते तो ये हो जाएगा f' c इक्वल टू 3c² माइनस 10c माइनस 3। ठीक है, तो f' c इक्वल टू क्या बोला जा रहा है 0, इसके लिए हमको c की वैल्यू फाइंड करनी है, हमको ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो
3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू हमको क्या लेना है 0, क्योंकि हमको कंडीशन यही दिया है f' इक्वल टू 0 के लिए c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं। तो a क्या है हमारा 3, b क्या है हमारा -10, c क्या है हमारा -3। ठीक, तो c इक्वल टू माइनस b मतलब माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 3 12, ठीक है, और 12 3 36, और ये माइनस का तो प्लस का 36 अपॉन 2a, 2 3 6। ठीक, बस इसको सॉल्व करना है, c की वैल्यू फाइंड करना है और c की वही वैल्यू फाइंड करना है जो इसको बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो c इक्वल टू 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 136 अपॉन 6। ठीक है, तो 136 का अपन तो यहाँ क्या काम बन रहा है अपना, सिर्फ ये निकल रहा है 2 का पेयर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 72 इंटू 34। ठीक है, तो ये क्या आ गया c इक्वल टू 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 34 अपॉन 6। तो ये जो 2 का पेयर है ये बाहर आ जाएगा, तो 10 प्लस माइनस 2 रूट 34 अपॉन 6। पूरे में से 2 कॉमन निकाल लें अगर हम, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ गया, ये आ गया 2 5 10 प्लस माइनस रूट 34 अपॉन 6, 2 3 6। तो यहाँ से आ गया c इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 34 अपॉन 3। तो सीधी सी बात है, जब प्लस का साइन लेंगे तो एक वैल्यू हमको मिलेगी 5 प्लस रूट 34 अपॉन 3, और c इक्वल टू जब माइनस का साइन लेंगे तो 5 माइनस रूट 34 अपॉन 3। तो ये भी आपका ओपन इंटरवल 1 3 में बिलोंग नहीं करेगा और ये भी बिलोंग नहीं करेगा, दोनों ही वैल्यू बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमको बस यही बोला गया था कि c की वो वैल्यू फाइंड करिए जो 1 3 में आती हो, यानी ओपन इंटरवल 1 3 से बिलोंग करें, और कौन सी कंडीशन f' इक्वल टू 0। तो भाई हमने वही कंडीशन ली कि जो हमारा f' था, f' इक्वल टू 0 लिया, c की वैल्यू फाइंड करी, लेकिन ये इसको बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो यही हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले क्या बोला गया था, ये फंक्शन जो है इसमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है, हमने कर दिया। फिर हमको ये बोला गया कि f' इक्वल टू 0 आप लेकर c की वैल्यू फाइंड करिए। तो f' को लेकर हमने c की वैल्यू फाइंड करी, लेकिन ये किसको बिलोंग करना चाहिए, 1 3 को, जो कि बिलोंग नहीं कर रहे। दैट्स इट, खत्म। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ा ही आसान सा है, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको कर चुके हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 फंक्शन दिए थे, वहां पर हमने रोल्स थ्योरम देखा था कि भाई वेरीफाई हो रही है नहीं, और यहाँ पर तो उल्टा बोला गया था कि अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होती है तो आप इसका कन्वर्स करिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना बोला गया है कि जो 3 फंक्शन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हैं उन तीनों फंक्शन में मीन वैल्यू थ्योरम हमको वेरीफाई करना है। कर लेते हैं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट फंक्शन लिया और इसमें हमको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी। तो भाई सीधी सी बात है कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझाया था ये क्वेश्चन कि ये ना ही कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं, जो इंटीजर्स हैं, वहां पर आपका फंक्शन टूट जा रहा है, और टूटा हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारा फंक्शन है तो अगर पहली चीज जो थी वही यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है तो दूसरी चीज आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज से ही आप ये बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीग्रल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है,
क्लियर। तो इंटीग्रल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूस नहीं होगा। 5 और 9 के बीच में जो भी हमारे इंटीजर वैल्यू आएंगे उनके लिए ये कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर एक भी जगह कंटिन्यूस नहीं मतलब ये फंक्शन भाई इस पूरे के लिए कंटिन्यूस थोड़ी होगा, अगर यहाँ पर एक भी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, और हमको तो चाहिए पूरा ही है, ठीक, कंटिन्यूस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, तो जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं कि भाई एप्लीकेबल नहीं है इसलिए ये वेरीफाई भी नहीं होगी। तो जिस तरीके से आपने फर्स्ट किया उसी तरीके से सेम आपको सेकंड पार्ट करना है, ठीक है, क्लियर। सेकंड भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको इसको भी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम की दो ही कंडीशन है, क्या क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस। तो चलिए करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, तो यहाँ लिखेंगे सिंस f is a polynomial function सीधी सी बात है कि भाई ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। और मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये दो चीज़ें चाहिए कि भाई क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो जाए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं मतलब कि यहाँ पर जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो हमारी एप्लीकेबल होती है। और अगर एप्लीकेबल है मतलब अप्लाई करना है, छोड़ना नहीं है यहीं पर, ठीक है। तो एप्लीकेबल है मतलब एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का 0, तो ये हो जाएगा 2x। और अगर इसमें c पुट अप करते हैं तो ये हो जाएगा 2c। अब एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू है 1 और एफ ऑफ बी मतलब b की वैल्यू है 2। फंक्शन में 1 और 2 रखना है, तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 और एफ ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, 2 टू द 4, 4 माइनस 1 3। तो इसमें वैल्यूज पुटअप करना है, दैट्स इट। तो एफ डैश सी कितना आया हमारा 2c इक्वल टू एफ ऑफ बी 3 माइनस एफ ऑफ ए 0 अपॉन बी माइनस ए, बी है 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, ये बचा सिर्फ 3। तो 2c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू 3 अपॉन 2 मतलब कि 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1.5। तो क्या 1.5 बिलोंग कर रहा है आपका किससे, 1 2 से, बिल्कुल 1.5 है 1.5, तो 1.5 यहाँ तो आएगा ही आएगा, बस बात खत्म। तो यहाँ हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई, बाकी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में नहीं हुई, ठीक। सो यहाँ पर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 5.8 है ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।